गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जयपुर यूथ फोरम में आपको देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से लेकर कल शाम तक काफ़ी सेशंस होंगे, सत्र होंगे, जिनमें कि काफ़ी विषयों पर आप लोगों से चर्चा होगी, बातचीत होगी। बेसिकली क्या है कि जो ये अपना इवेंट है, ये कोई भाषण का सत्र नहीं है। इसमें हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हुए, परिसंवाद करते हुए, चर्चा करते हुए, जो ये जयपुर का यूथ है, कुछ विषयों पर कुछ निष्कर्ष निकालेगा, कुछ रिजल्ट लेगा, कुछ विचार मंथन करके कोई चीज़ हम एक तय करने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग फिजिकली हैं, आप लोग अपने माइंड के साथ भी, माइंड सेटअप के साथ भी यहाँ पे रहें। प्रत्येक चर्चा सत्र में आप लोग भाग लें। हमारे बीच में जो गणमान्य अतिथि आए हुए हैं वो अपने क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ लोग हैं, उनका परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं, वहाँ की एक विशिष्ट परंपरा है कि हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने इष्ट को पूजन करके करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती के चित्र के सन्मुख हम दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूँगा हमारे माननीय अतिथियों से कि चित्र के समक्ष पूजन करके आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। अब मैं आप लोगों को अपने मंचस्थ अतिथियों का मैं परिचय करा देता हूं। हमारे ठीक मध्य में बैठे संजय भाई जोशी। आप भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। विभिन्न राज्यों में आपको राजनीतिक परिवेश में, भिन्न भिन्न राजनीतिक परिवेश में काम करने का वर्षों का अनुभव है और आज भी राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक अध्ययन इनका निरंतर जारी है। और ठीक उनके दाहिनी तरफ बैठे हैं माननीय जेपी सिंघल साहब, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इधर बैठे हैं आप हिमांशु शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं और इस जयपुर यूथ फोरम के डायरेक्टर भी हैं। सारी संकल्पना में आपने बहुत सक्रियता से भूमिका निभाई है। अभी आपने देखा, अभी सुरेंद्र जी चतुर्वेदी उधर बैठे हैं, जो आप भी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं जयपुर यूथ फोरम के, मूलतः पत्रकार हैं और विभिन्न आयोजनों से जुड़े रहते हैं, विभिन्न एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। और ये सुरेंद्र जी चतुर्वेदी, तो ऐसे लोग यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ एडवोकेट हिमांशु जी को कि वो जेवीएफ की भूमिका बताएंगे, जयपुर यूथ फेस्टिवल जेवाईएफ की, कि वास्तव में ये जो ये जेवाईएफ है, ये है क्या और इसकी युवाओं के बीच में क्या भूमिका रहने वाली है, इस बारे में हिमांशु जी। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, तो कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। माननीय संजय भाई जोशी, माननीय जेपी सिंघल साहब, माननीय सुरेंद्र जी चतुर्वेदी, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बहुत लंबे समय तक समाज से दूर रहा। किसी ने उसको पिछड़ा कहा, किसी ने उसको अछूत कहा, एक नए शब्द का प्रयोग किया, किसी ने उसको हरिजन कहा। परंतु वो वर्ग जो था वो समाज से अलग रहा। कुछ लोग सामने आए और उन्होंने दावे किए कि हम उस अछूत वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं, उस अछूत वर्ग को सुदृढ़ करना चाहते हैं। लोग सामने आए, संगठन सामने आए, राजनीतिक पार्टियां आगे आई कि हम जो हरिजन समाज है, वो अछूत वर्ग है, हम उसका उत्थान करना चाहते हैं
उसको आगे लाना चाहते हैं, समाज में जो पीछे रह गए उनको आगे लाकर वो भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, ऐसा एक समाज हम स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी दावा किया गया, बहुत लंबे समय तक दावा किया गया। और इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स जो थे, these statements were part of election manifesto of several political parties. Reality is entirely different. उन्होंने कहा हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, पर उन लोगों का उत्थान नहीं हो पाया। एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इस सबको अपने बचपन में सहा, सहने के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि इस तरह का अन्याय समाज में हो रहा है, तो उस महान आत्मा ने उस अन्याय से लड़ने का प्रण किया और उस महान आत्मा ने समाज को बराबरी में लाने का प्रयत्न किया। कुछ हद तक सफल भी हुआ। उस महान आत्मा के देहांत के बाद बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आगे आईं और उस महान आत्मा की लीगेसी को क्लेम करने लगी कि वो व्यक्ति हमारा है, वो व्यक्ति हमारा है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे कि युवाओं का कार्यक्रम है और बात कर रहे हैं ये दलित आंदोलन की। उसके पीछे एक कारण है। जो व्यक्ति हुए जिनकी मैं बात कर रहा हूं, महान आत्मा की, उनकी लीगेसी हर राजनीतिक पार्टी आज की दिनांक में क्लेम करती है कि जो बाबा साहेब थे वो हमारे थे, बाबा साहेब हमारे थे। उसके पीछे कारण क्या है? आप लोगों ने कोशिश की थी कि हमारा उद्देश्य समाज का उत्थान करना है, जो पिछड़े हैं, अगड़े पिछड़े का भेद मिटाना है, सभी को बराबरी पर लाकर सभी लोग एक साथ भोजन कर सकें, ऐसा समाज बनाना है। पर क्या यह सिर्फ आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में रह गया और वो सभी लोग जिनके बारे में आप क्लेम करते थे, वो सभी लोग वोट बैंक बनकर रह गए? मेरा अभिप्राय है कि कुछ समय पहले तक हम कहते थे कि युवा जो है वो भविष्य है। युवा का सुदृढ़ होना तो आने वाले समय का सुदृढ़ होना है। युवा सुदृढ़ तो भविष्य सुदृढ़। समय बदला, जैसे जैसे समय बदला कहा जाने लगा युवा भविष्य ही नहीं, युवा वर्तमान भी है। और अगर युवा सुदृढ़ होगा तो भविष्य ही सुदृढ़ नहीं होगा, वर्तमान भी सुदृढ़ होगा। इसलिए भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर युवा सुदृढ़ होगा तो भविष्य अपने आप सुदृढ़ होता चला जाएगा। पर जब इस तरीके की बातें हुई तो एक डर मन में आया और वो डर बहुत हद तक सत्य भी है। वो डर यह है कि कहीं युवाओं को सुदृढ़ करने का खेल उसी तरह से तो नहीं चल रहा जिस तरह से आपने दलित आंदोलन कराया और दलितों के उत्थान की बात करके उनको वोट बैंक की तरह प्रयोग में लिया। कहीं युवाओं को भी केवल ऊपर चढ़ने की सीढ़ी मात्र तो नहीं समझा जाने लगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। एक मत यह भी है, जो यूथ टर्मिनोलॉजी है, जो यूथ वर्ड है, दैट इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्री फ्रॉम रेस, फ्री फ्रॉम सेक्स। वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अल्टीमेटली उनको एक स्वर्ग दिखता है युवाओं में कि हाँ, अगर हम दलितों के लिए काम करते हैं तो हो सकता है वहां पे कुछ एलिगेशन लगने लग जाए, सवर्ण वर्ग नाराज हो जाए, कुछ स्टेटमेंट गलत निकल जाए, दलित वर्ग नाराज हो जाए। युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं की बात कर रहे हो तो युवाओं में लड़की भी आ रही है, लड़का भी आ रहा है, कितनी अच्छी एकता है। तो युवाओं को सीढ़ी की भांति प्रयोग करना एक बहुत संतुलित प्रयोग हो सकता है और एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। जो कि एक पावन मन होता है उसको आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। परंतु वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है, युवाओं को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ही। युवा अपने आप में सुदृढ़ है और अगर यह कहा जाए कि सुदृढ़ शब्द का पर्याय युवा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यूथ इज ए सिनोनिम ऑफ
empowerment. We are already empowered. We don't need anyone. तब विचार आता है कि एक ऐसा मंच हो, जब युवा सुदृढ़ है तो उसको आवश्यकता क्या है? अगर मैं सक्षम हो गया, if I can do something, then it is my duty. I should serve to my society. तो जब युवा सक्षम हो गया तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने समाज को सक्षम बनाना है, समाज के लिए कुछ योगदान करना है। और उसी समाज के योगदान करने के लिए एक बात आती है कि युवाओं की नीति निर्माण में कुछ भूमिका होनी चाहिए। We should have some intervention in policy making, and we can do. जब पॉलिसी मेकिंग हमको अफेक्ट करती है तो हमारा पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेरेंस क्यों ना हो? पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेरेंस के लिए आवश्यक है कि कुछ विचार किया जाए, कुछ विमर्श किया जाए। जयपुर यूथ फोरम के माध्यम से कोई एक नया संगठन करने का प्रयोग नहीं है, ना ऐसे इंटेंशन है कि कोई एक नया संगठन खड़ा करना चाहते हैं, वरन जो इंटेंशन है वो ये है कि एक ऐसा मंच हो जहां पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग प्रेम पूर्वक आकर विभिन्न विषयों पर कुछ डिस्कस कर सकें एंड दे कैन अराइव एट सम कंक्लूजन। इसीलिए इस मंच का युवाओं द्वारा अत्यधिक प्रयोग किया जाए। हम लोगों के द्वारा कुछ एजेंडा लिए गए, जो आज फर्स्ट में वन बाय वन आई विल रीड समथिंग अबाउट एजेंडाज। जो पहला एजेंडा लिया गया उसके बारे में बहुत हद तक बोल चुका हूं। पावर पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी। राजनीतिक पार्टियां, हर पार्टी अपनी अपनी विचारधारा के माध्यम से राजनीति में रहती है। विरोधी पार्टी कहती है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो लोग कहते हैं इनकी कोई विचारधारा नहीं है, पर अल्टीमेटली आम जन के लिए यह होता है कि हाँ, हर प्रत्येक पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, इन सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे आर इन द सोसाइटी। वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा समाज को कितना सक्षम बना सकती है और समाज को कितना अच्छा लगता है, उसका निर्णय हमारे देश में हर 5 सालों में होता रहता है। सत्ता प्राप्त करते हैं हम विचारधारा के माध्यम से। तो इस सेशन में जो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस, जब सत्ता प्राप्त हो जाती है उसके बाद नीति निर्माण में आइडियोलॉजी का कितना महत्व होता है। क्या सत्ता प्राप्त होने के बाद हम आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, या सत्ता प्राप्त होने के बाद भी हम आइडियोलॉजी को बरकरार रखते हैं? एक व्यू ये हो सकती है कि सत्ता प्राप्त होने के बाद हम एक विचारधारा के बने नहीं रह सकते। सत्ता प्राप्त होने के बाद अगर कोई नेता है तो वो नेता नहीं रहता, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उस समय आप उस विचारधारा को पकड़ के नहीं चल सकते। पर अगर हम उस विचारधारा को पकड़कर नहीं चल सकते तो फिर हम उस विचारधारा को राजनीति में लाने का प्रयास ही क्यों करते हैं? हमारा प्रयत्न तो यही होता है कि उस विचारधारा के दम पर हम राजनीति में रहेंगे। अगर हम सत्ता में जाते हैं तो उस विचारधारा के माध्यम से अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर सत्ता मिलने के बाद हम अपनी विचारधारा को किसी भी कीमत पर भूलते हैं, उसे मेरी राय में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की रुचि राजनीति में नहीं हो सकती, और राजनीति ही एक माध्यम नहीं है समाज का उत्थान करने का। और भी कई माध्यम हैं जिनके जरिए हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। जो इसके बाद एक हमने एजेंडा लिया है, यंग एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट्स हैव आल्सो मेड सम एंडेवर्स अबाउट स्किल डेवलपमेंट। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, क्या क्या ड्राफ्ट हुए हैं, क्या क्या ड्राफ्ट जो हैं वो ओपन फॉर डिस्कशन हैं। उन सब पे हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, यंग हैं, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर गोइंग टू अफेक्ट यंग एंटरप्रेन्योर, what role government is playing, if there is change in government, shift of power,
and at that time I have started my startup. In that case, how that factor shift in government is going to affect my business? What is social entrepreneurship? Whether successful entrepreneur, they are following social entrepreneurship, social concept of entrepreneurship, and how far it is very important for the society. So these all aspects we are going to discuss in second session. Thereafter, we are going to discuss Article 44 of Constitution of India, that is Uniform Civil Code. I think you all are well versed about Uniform Civil Code. So there are two groups in our society. One, they are saying no, Uniform Civil Code is very important for the betterment of society, for equality. Another group is saying no, it is violation of Article 25 of the Constitution of India. So whether it is violation of Article 25 of the Constitution of India or not, whether Article 44 can become subsequently fundamental right or not, all these things we are going to discuss in that session. One motivational session is going to be happened thereafter, and after that we are going to discuss Indo-Pak and Afghanistan trilogy, relations with neighbors. अभी जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने कुछ योगदान किया है इसमें या नहीं किया है, इससे पहले वाले लोगों ने किया है या नहीं किया है, इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस, और अगर कहीं पे हम कॉम्प्लीमेंट दे सकेंगे तो कॉम्प्लीमेंट देने की भी कोशिश करेंगे। कल का जो एक अनमॉडरेटेड सेशन रहने वाला है उसमें लीस्ट मॉडरेशन होगा और आप लोगों की तरफ से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा, वो रहने वाला है विमर्श। And we want to show the world that yes, different ideologies coexist. And we don't debate, we discuss. The agenda of that Vimarsh is freedom of speech and expression and role of successive government. Freedom of speech and expression is a fundamental right which is coming from our constitution. What role was played by successive government to protect freedom of speech and expression and curtail freedom of speech and expression? Censorship is also included in that. Publication पर अगर कोई restrictions लगी थी in 1950, बेनेट कॉलमैन और ये सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब भी उसमें इंक्लूडेड हैं. We can critically analyze emergency also, we can critically analyze this government also, we can compliment also. जो JNU incident हुआ था, it is upon you how you are going to mold that, because you have very limited time, I think 5 or 4 minutes. So it is upon you how you are going to mold that session. Thereafter, we are going to discuss allegation of saffronization of education. सरकारें बदलती हैं और पाठ्यक्रम बदल जाता है. So change in curriculum, how is it is affecting our youth generation, student of 10th, 11th, 12th. मैंने कुछ और पढ़ा था, आप कुछ और पढ़ने वाले हैं. क्यों? Because there is a shift of power, change in government. ये कितना जस्टिफाई है? और अगर कोई पर्टिकुलर सरकार अगर इसको बदलती है तो उसको कहा जाता है भगवाकरण करती है. अगर कोई दूसरी सरकार करती है तो उसको भी कोई टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं दी जाती है? तो इस पर भी हमको एक विचार करने का यहाँ पर मौका मिलेगा. चूँकि कुछ एस्पेक्ट्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है. स्टूडेंट पॉलिटिक्स आर वे अहेड. क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने के, क्या एडवांटेजेस रहते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कैसे जाया जा सकता है, क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इतने केसेस फाइल हो जाते हैं, it is like they are ruining their career, or it is like it is empowerment of youth. It is also we are going to discuss. And one movie which was released some time ago, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी. सेंसरशिप के नाम पर कहा गया था कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो उस मूवी को रोकने में है. तो गवर्नमेंट का क्या रोल था, सेंसरशिप लॉज क्या है, विमेन कमीशन और चाइल्ड कमीशन इनके लिए क्या क्या कर सकता है, इसको वी आर गोइंग टू डिस्कस. और जहाँ तक सेंसरशिप की बात थी, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगे थे. मैटर वॉज पेंडिंग इन हाई कोर्ट. सो व्हाट वाज द रोल ऑफ हाई कोर्ट, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट सेशन. उस सेशन का नाम है उड़ता सेंसर. इन क्लोजिंग सेरेमनी, the last agenda we will cover, युवा पार
youth politics, empowerment और misuse, that issue which I was covering here only, कि यूथ जो है, यूथ पॉलिटिक्स के माध्यम से क्या यूथ को केवल सीढ़ी बनाकर चढ़ने की कोशिश की जाती है या इनका उत्थान करने की भी कोशिश की जाती है? एम्पावरमेंट करना चाहते हो या यूथ को मिसयूज करना चाहते हो? इसका रिप्लाई जो है, इसका जवाब जो है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सोसाइटी में काम करते हैं, समाज सेवक हैं, राजनीति करते हैं, उन सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक हमने इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, तो एक एंडेवर जयपुर यूथ फोरम का यह है कि नीति निर्माण में युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, और युवाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है नीति निर्माण में। जब हम बहुत अच्छा डिबेट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तो हम नीति निर्माण में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो सकते? हमको सुना क्यों नहीं जा सकता? विचार आवश्यक है कि क्या युवाओं को सिर्फ सीढ़ी बनाना चाहते हैं या युवाओं को आप सक्षम बनाना चाहते हैं? और मंच भी उपयुक्त है। अंत में सिर्फ इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हम चलें तो आंधी तूफान खुद ही चल सकेंगे। हम चलें तो आंधी तूफान खुद ही चल सकेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीखे ढह जाएंगे। ये ना समझो ये दिशाएं पथ हमारा रोक लेंगी। हम चलें तो दीप क्या, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। थैंक यू हिमांशु जी। पूरे डिटेल के साथ हिमांशु जी ने आज से लेकर कल तक किन किन सत्रों में क्या विषय रहने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है। और अब पहला सत्र जो आज का है वो शुरू हो उससे पहले कुछ स्वागत की औपचारिकताएं हैं। मैं निवेदन करूँगा अनुराग जी सक्सेना से कि वह मंच पे पधारें और हमारे अतिथि माननीय संजय भाई जोशी को पुष्पगुच्छ बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में ललित जी मेहरा से निवेदन है कि वे मंच पे आएं और माननीय जेपी सिंघल साहब उनका पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। पुष्पगुच्छ के साथ ही स्मृति चिन्ह जयपुर यूथ फोरम का ये भी भेंट करें। तो अनुराग जी से पुनः निवेदन की वो संजय भाई जोशी को स्मृति चिन्ह भी भेंट करें और ललित जी सिंघल साहब को। त्रिवेदी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे सारे जो सत्र, सारे सेशन जो हैं वो इंटरैक्टिव रहने वाले हैं, इसलिए अभी जो हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है उससे पहले मैं आप लोगों से ये खास तौर पे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग बड़े ध्यान से इस सत्र को सुनिए। संजय भाई जोशी जी, चतुर्वेदी जी, एडवोकेट हमारे सामने बराजे कुछ आगंतुक महानुभाव और प्रिय विद्यार्थी कहना चाहिए, मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स हैं। विषय बड़ा रोचक है। रोचक मैंने इसलिए कहा कि इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन भी है और बहुत कुछ हद तक इसकी आवश्यकता भी है। जैसे जो एडवोकेट बैठे हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने प्रारंभ किया, तो बहुत अच्छा कहा कि मुझे हंगामा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो विषय है ना वो तो हंगामेदारी ही विषय है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पावर, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी।
अच्छा कहा कि आइडियोलॉजी को आधार बना करके, विचारधारा को आधार बना करके हम राजनीति में आते हैं, राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका को तय करते हैं और फिर उसके आधार पर हम सत्ता को प्राप्त करने का, सत्ता के सुख को प्राप्त करने का यत्न भी करते हैं। वास्तविकता कहाँ है और कितनी है, ये बहुत ही विचार का विषय है और विशेष रूप से युवाओं के लिए, क्योंकि आज तो ये कहा जाता है कि भारतवर्ष की अगर सर्वाधिक कोई अच्छी बात है तो भारत युवाओं का देश है। कहते हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इफ वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव टू एम्पावर अवर यूथ। हर व्यक्ति कहता है, हर राजनेता भी कहता है, हर समाज सेवा करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि अगर हमें हमारे देश को शिखर पर ले जाना है तो हमें हमारे इस यूथ को, हमारे इस युवा को हमें बहुत कर्मशील बनाना होगा, इस युवा को हमें बहुत एम्पावर करना होगा, शक्तिमान बनाना होगा, तभी जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। और जब हम ये बात करते हैं, ये जो विषय रखा गया, तो आइडियोलॉजी से प्रारंभ करें कि क्या वास्तव में हमारे राजनीतिक दल या हमारे समाज में काम करने वाले लोग सही माने में किसी विचारधारा से पोषित हैं या पोषित नहीं हैं। मुझे ध्यान है, आज से कोई 10 वर्ष पहले मैंने एक सर्वे किया था राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो का, और मैंने 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो पढ़ा, विश्लेषण किया, एक एक लाइन उसका पढ़ने का हमने प्रयत्न किया, तो पता लगा कि 80 से 82% जो कुछ लिखा है ना मैनिफेस्टो में, वो बिल्कुल समान है। किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देखें, उस दस्तावेज का जब हमने विवेचन किया तो पता लगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब का करीब करीब, कुछ बातों को छोड़ दें, मैंने कहा करीब 82%, 18% छोड़ दें हम, केवल 82% जो विचारधारा थी, जो कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, वो बिल्कुल समान था। सभी लिखते हैं कि हम महिला वर्ग को उत्थान करना चाहते हैं, युवाओं को हम शिखर पर पहुंचा देना चाहते हैं, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बिल्कुल समान थी, अगर उनका अक्षर भी पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल समान मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मिलेगा। और इस आइडियोलॉजी को आधार बना करके जब हम चुनाव में जाते हैं, राजनीति में जाते हैं, तो राजनीति में विचारधारा पीछे चली जाती है। मेरा यह अनुभव है, गलत भी हो सकता है, मैंने ये महसूस किया। राजनीति में विचारधारा पीछे चली जाती है और जैसे कहा जाता है ना, भारतवर्ष में जुगाड़ आ गया जाता है। एक बार ये कहा जाता है कि ओबामा से जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बात है, लेकिन ये जुगाड़ जो है ना, इसका अगर कोई पता लग जाए किस तरीके से हम करते हैं तो शायद हम शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न कर सकते हैं। हमारी क्या विचारधारा थी, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, किन उद्देश्यों को लेकर के हम चले थे, ये सब हम जब राजनीति करते हैं, राजनीति के दंगल में आते हैं, राजनीति के आधार पर हम सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो बातें पीछे चली जाती हैं, उन पर चिंतन नहीं किया जाता। हम आगे आते हैं और ये महसूस करते हैं कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करके, किस तरीके से हम इस तमाम बातों का व्यवस्था करके अपने आप को सत्ता में लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा विचारधारा को ध्यान रखने का प्रयत्न करती है, कुछ विचारधारा को बिल्कुल ध्यान रखने का प्रयत्न नहीं करती। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन के हिसाब से एक ही लक्ष्य रहता है हमारा। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, तो हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों को एक ही आंख दिखती है कि किस तरीके से हम सत्ता में आने का, सत्ता में प्रयत्न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए आइडियोलॉजी हमारे देश में, राजनीतिक जो आइडियोलॉजी है, राजनेताओं की जो ये कह सकते हैं विचारधारा कही जा सकती है, वो बहुत ही लचीली कही जा सकती है, उसको बहुत फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। The way we want, we try to mold it. The way we want, we wanted to interpret it. The way we want, we wanted to express it.
जिस तरीके से हम चाहते, जो हमारे पक्ष की बात कही जा सकती है, हमको जो अच्छा लगता है उसको हम करने का प्रयत्न करने की चेष्टा करते हैं, और इसलिए आइडियोलॉजी बैक बेंचर हो जाती है, पीछे चली जाती है, और हमारा जो उद्देश्य है, स्वार्थ है, वो आगे आ जाता है, और उसी के आधार पर हम काम करने का प्रयत्न कर पाते हैं। और जब सत्ता मिल जाती है, पावर जब मिल जाती है, तो पावर मिलने के बाद सत्ता के सुख में हम अपनी आइडियोलॉजी तो भूल जाते ही हैं, लेकिन हम इस तरीके की व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे बहुत ध्यान है इस प्रकार की, कभी कभी हम बातचीत करते हैं राजनेताओं से कि आपकी आइडियोलॉजी ये कहती है, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो कहते देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द यू कैन सी द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। सत्ता में आने के बाद और सत्ता से दूर रहने के बाद दो अलग अलग हमारा एक तरीका होता है, और सत्ता में आ जाने के बाद सत्ता को बरकरार रखने के लिए, सत्ता को चलाए रखने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हमें कुछ सोचना पड़ता है कि जो हम सत्ता प्राप्त की है, इस सत्ता को चलाए रख सकें, तो बहुत सारी चीजों पर हम अपने आप को मोल्ड करने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप को बदलने का प्रयत्न करते हैं, ताकि जो सत्ता मिली है वो निरंतरता के साथ चल सके। बहुत सारे एडजस्टमेंट कभी कभी राजनीति में हमको देखने को मिलते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जब हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता में बने रहना हमारी प्राथमिकता है, सत्ता में बने रहना हमारी प्राथमिकता होती है। किसी तरीके से आइडियोलॉजी हमारी प्राथमिकता में नहीं रह पाता, और इसीलिए मैं ये मान करके चलता हूं, आइडियोलॉजी केवल एक्सप्रेसिव है, आइडियोलॉजी केवल विचारधारा केवल बताने के लिए है। उसको काम में लेने के लिए हम सामान्यतः हमारे देश की जो राजनीति हमको जो दिखती है, उसमें उसका पूरी तरीके से पालन करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं, अगर वो तय कर लें, उनके मन में एक प्रतिबद्धता है और ईमानदारी के साथ वो प्रयत्न करें, तो निश्चित तौर से जो कुछ भी हमारी व्यवस्थाएं कही जा सकती हैं उनके ऊपर उठ करके हम इस युवा को सामर्थ्यवान भी बना सकते हैं, और युवाओं को एक नीतियों में भागीदारी भी दे सकते हैं, और उसके जो परिणाम होंगे वो निश्चित तौर से अच्छे होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि साहब। सिंघल साहब ने जो आपके सामने बातें रखी, पावर, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी का वास्तव में परिसर के अंदर भी, जो अपना जो एजुकेशन परिसर है वहां पर भी इसका बड़ा चलन रहता है। लेकिन हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि वास्तव में देश की राजनीति में पावर, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी की क्या भूमिका है। और सिंघल साहब ने भी चर्चा की कि छात्र नेता किस तरह से परिसर के अंदर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं, उस पर कुलपति या शिक्षक या उनकी क्या भूमिका रहती है। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हम सब लोग युवा हैं, किसी न किसी परिसर से ताल्लुक रखते हैं, किसी न किसी कैंपस में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छात्र नेता किस तरह से वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी के लोगों को। उस पर सिंघल साहब ने बहुत विस्तार से चर्चा की, और उस पर क्या क्या कार्रवाई राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रहा है उन्होंने एक जानकारी दी। लेकिन वास्तव में पावर, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को लेकर देश में क्या चल रहा है, हमको ये जानना बड़ा जरूरी है, और इसके कारण हमारा युवा कैसे प्रभावित हो रहा है और युवा की उसमें क्या भूमिका रहनी चाहिए। ये एक विमर्श का विषय है, ये एक चर्चा का विषय है, ये डिस्कशन होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा संजय भाई जोशी से कि वे इस विषय पर बताएं कि वास्तव में आपने पावर और पॉलिटिक्स को बड़े नजदीक से देखा है, देख रहे हैं, और उसमें आइडियोलॉजी का सम्मिश्रण करते हुए किस तरह से पावर और पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, किस तरह से उसकी भूमिका रहने वाली है। दुनिया का सबसे युवा देश है, तो वास्तव में आने वाले टाइम में जो राजनीति की दशा और दिशा बनने वाली है, बदलने वाली है, पावर पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट जो हमारा यूथ रहने वाला है, उसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी। संजय भाई जोशी आपसे बात करें।